स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं जगदीश बिश्नोई राही। आज हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में। गुरु बीजाणु जनन एवं मादा युग्मकोद्भिद। गुरु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का निर्माण गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसे अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। इसमें होगा क्या? सबसे पहले वापस याद करो संरचना को। किसकी? बीजांड की संरचना। यहां ये न्यूसेलस भाग था, ये न्यूसेलस पार्ट था। इसकी सारी की सारी कोशिकाएं कैसे थी अपन ने पढ़ा? पेरेन्काइमेटस। तो यहां पर सबसे बाहर एपिडर्मिस और उसके नीचे हाइपोडर्मिस। तो यहां से अपन हाइपोडर्मिस लेते हैं। न्यूसेलस की हाइपोडर्मिस। अधस त्वचा किसकी? न्यूसेलस की। न्यूसेलस या बीजांडकाय। इस हाइपोडर्मिस की एक कोशिका, कितनी कोशिका? एक सेल क्या करेगी? साइज में बड़ी हो जाएगी, केंद्रक स्पष्ट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य सघन हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक कोशिका ये बड़ी होकर किस में कन्वर्ट हो गई? आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो गई। आर्कीस्पोरियल सेल का मतलब क्या? प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका कितनी? एक। कैसी? द्विगुणित। कैसी है? द्विगुणित। यहां एक कोशिका से आगे का पूरा डेवलपमेंट होगा। ये एक कोशिका आगे पूरा डेवलपमेंट करेगी। इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? अपन ने पहले पढ़ा था लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होगा किसका? गुरु बीजाणु जनन में जो प्रक्रिया है विकास की उसे अपन लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहेंगे। अब होगा क्या? मान लीजिए ये आर्कीस्पोरियल सेल है, ये आर्कीस्पोरियल सेल इस प्रकार से आर्कीस्पोरियल सेल ये किस विभाजन के द्वारा गुजरेगी? परिणत विभाजन पढ़ चुके हैं अपन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा क्या? दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। बाहर की तरफ कोशिका क्या कहलाएगी? प्राइमरी पेराइटल सेल। अंदर की तरफ कोशिका क्या कहलाएगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये दोनों अपन पहले भी देख चुके हैं। प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है। अब ये विभाजित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। करेगी क्या? भित्ति निर्माण करेगी। अपन पहले भी इस प्रकार से पढ़ चुके हैं। इसका काम क्या है? भित्ति निर्माण। विभाजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। ये सीधे ही किसमें रूपांतरित हो जाएगी? कोई विभाजन नहीं होगा, सीधे ही रूपांतरित हो जाएगी मेगा स्पोर मदर सेल में, MMC। मेगा स्पोर मदर सेल में रूपांतरित हो गई। ठीक है। अब क्या होगा? यहां देखते हैं, ये है
MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। MMC के अंदर डिवीजन होगा कौन सा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि एक द्विगुणित कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है तो 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। लीजिए, ये 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। चारों की चारों अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाएगी? मेगा स्पोर। और 4 साथ में है इसलिए इसको कहेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। विन्यास कैसा है? अपन ने पहले पढ़ रखा था, रेखिक प्रकार का विन्यास है। तो चारों के चारों गुरु बीजाणु हैं वो एक रेखिक क्रम में विन्यासित हो गए। ठीक है, यहां ध्यान रखना है दोनों में से एक एंड कौन सा होगा? ये ऊपर वाला एंड कहलाता है चलेजा एंड और ये माइक्रोपाइल एंड। तो यहां चलेजा एंड, ये माइक्रोपाइल एंड। यहां पर चारों में से सिर्फ और सिर्फ एक चलेजा एंड वाला जो गुरु बीजाणु है वो एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। बाकी तीनों गुरु बीजाणु इसको पोषण प्रदान करते हुए नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो गुरु बीजाणु है यही आगे जाकर किसका निर्माण करेगा? एम्ब्रियो सैक का, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। और एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर परीक्षा में सवाल आता है फीमेल गैमेटोफाइट का विकास समझाइए, तो फीमेल गैमेटोफाइट इस गुरु बीजाणु से कैसे निर्मित होता है उसको हमें समझाना है। प्रश्न पूछा जाए मादा युग्मकोद्भिद क्या है, तो दूसरा नाम क्या है? भ्रूणकोश। यदि पूछें कि मादा युग्मकोद्भिद विकास की प्राथमिक या पहली कोशिका कौन सी है, तो यहां ध्यान रखना है गुरु बीजाणु। कौन है? गुरु बीजाणु। अब अपन पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो मादा युग्मकोद्भिद का विकास हम पढ़ते हैं। अपन ने देखा कि गुरु बीजाणु एक ही सक्रिय है, तो यहां पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहां सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक में क्या हुआ कि 4 गुरु बीजाणुओं में से, ये 4 गुरु बीजाणु थे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक गुरु बीजाणु जो चलेजा एंड का था वो सक्रिय रहा, बाकी डीजनरेट हो गए। तो यहाँ पर गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी है जिससे आगे का विकास होगा? सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, दूसरा कहलाता है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक में क्या होगा कि गुरु बीजाणु 2 हैं वो आगे का विकास करेंगे। यानी सक्रिय गुरु बीजाणु कितने? 2। सक्रिय गुरु बीजाणु 2। ठीक है, तीसरा कहलाता है टेट्रा स्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब एक बीजाणु, ये द्विभुजाणु और ये चतुर्थ बीजाणु। तो यहां सक्रिय गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी है? 4। यानी चारों के चारों गुरु बीजाणु आगे भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेते हैं, तो उसे अपन टेट्रास्पोरिक कहेंगे। अब हमारे सिलेबस में कौन सा है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जो सामान्य प्रक्रिया है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, यहां अपन को देखना है कि ये चलेजा एंड का गुरु बीजाणु है, क्या करेगा? आसपास से पोषण प्राप्त किया, कहां से? जो डीजनरेट हो रहे गुरु बीजाणु थे और खुद बड़ा हो गया साइज में। ठीक है, ये पहली कोशिका है किसकी? भ्रूण कोश निर्माण की। तो इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक मदर सेल। एम्ब्रियो सैक मदर सेल,
भ्रूण कोश मातृकोशिका कहेंगे। ठीक है, ये इसने बीजांडकाय में अधिकतम स्थान घेर लिया है, यानी इसके ऊपर बीजांडकाय है, ये बीजांडकाय, ये अध्यावरण। ठीक है, इस प्रकार से तो इसने अधिकतम स्थान जितना घेरना था वो घेर लिया। अब छोटी सी परत के रूप में कौन रह गया है, न्यूसेलस। ठीक है, अब अपन इस ईएमसी को एम्ब्रियो सैक मदर सेल को बाहर लेते हैं और इसका विकास समझते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि छोटी छोटी रिक्तिकाएं थी, वो रिक्तिकाएं धीरे धीरे संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका में बदल जाएगी। तो पहला विभाजन अपन पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में होगा। इस केंद्रक के विभाजन अपन पढ़ते हैं। तो पहला माइटोसिस होता है केंद्रक में, जिससे क्या होगा, दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, दो केंद्रकों के निर्माण के बाद दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। यहां साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है। केंद्रक में विभाजन हुआ है, कोशिका द्रव्य में कोई विभाजन नहीं हुआ है। सेकेंड माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होगा, तब क्या होगा, वो भी केंद्रक में ही हो रहा है। यहां ये कोशिकाएं बन गई, केंद्रक बन गए 4, 2 से कितने हो गए 4। अब अगला, ये ध्रुवों पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बीच के अंदर रिक्तिका बन गई है। जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं थी वो बड़ी रिक्तिका में बदल गई है, तो यहाँ ध्रुवों की तरफ चले गए। ये चलेजा एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अब क्या हुआ, अगला समसूत्री विभाजन यानी तीसरा माइटोसिस, तीसरा समसूत्री विभाजन होगा प्रत्येक केंद्रक में। तब क्या होगा, एक सिरे पर 4 केंद्रक और दूसरे सिरे पर भी 4 केंद्रक हो जाएंगे, बीच में क्या हो जाएगा, रिक्तिका। ठीक है, अब धीरे धीरे जीव द्रव्य में कमी आएगी, रिक्तिका भी छोटी हो जाएगी, एक कोने में चली जाएगी। तब क्या होगा कि प्रत्येक छोर से, यानी चलेजा एंड और माइक्रोपाइल एंड से एक एक केंद्रक, 3 केंद्रक यहाँ रह जाएंगे, 3 केंद्रक यहाँ रह जाएंगे, और एक एक केंद्रक कहाँ आ जाएंगे, बीच में, एक एक केंद्रक आगे बीच में। अब साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है। तो कोशिका द्रव्य कहाँ चला गया, एक तो चला गया इन 2 ध्रुवीय केंद्रकों को साथ में ले लिया और चारों तरफ भित्ति निर्माण हो गया। दूसरा कहाँ होगा, इन तीनों केंद्रकों के चारों तरफ भित्ति निर्माण होगा और इन तीनों पे भी भित्ति निर्माण की प्रक्रिया होगी, जिससे क्या होगा, हमें भ्रूण कोश मिलेगा जिसमें चलेजा एंड की तरफ 3 कोशिकाएं होगी। ये चलेजा एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ भी कितनी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं, और बीच के अंदर एक कोशिका जिसमें कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक की स्थिति में और रिक्तिका की स्थिति में अंतर रहेगा। बीच वाली कोशिका की रिक्तिका है वो बाहर भित्ति की तरफ होगी और केंद्रक है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस या ध्रुवीय केंद्रकों की तरफ होगा। जबकि सहायक कोशिकाएं यानी 2 आसपास की कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होगा, केंद्रक है वो नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगा, जबकि इसकी रिक्तिका है वो ऊपर की तरफ रहेगी। और रिक्तिकाएं धीरे धीरे क्या करेगी, फिलीफोरम एपरेटस यानी तंतुमय जो उपकरण है उसका निर्माण कर लेगी। अब इसको अपन करते हैं नामांकित। ये हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स 3 हैं। यहाँ इसको सेकेंडरी
न्यूक्लियस कहेंगे, दोनों को पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। यहाँ नीचे जो बीच वाली सेल है इसको कहेंगे एग सेल, अंड कोशिका, और दोनों कोशिकाएं जो इसके दोनों तरफ हैं इनको सिनर्जिड सेल कहेंगे या सहाय कोशिका कहेंगे। इसको अंड कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक और इसको द्वितीयक केंद्रक। ठीक है। अब यहां देखिए और गिनिए कोशिकाएं कितनी और केंद्रक कितने। ये एक एम्ब्रियो सेक है, भ्रूण कोश की संरचना है जिसके अंदर कोशिकाएं हैं 7 सेल्ड। ये स्टेज क्या कहलाती है? 7 सेल्ड। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। कोशिकाएं कितनी? 7। केंद्रक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो केंद्रक कितने? 8। तो यह अवस्था क्या कहलाएगी? 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड। और ये किस में पाया जाता है? पॉलीगोनम पादप में इस प्रकार का भ्रूण कोश सबसे पहले देखा गया, इसलिए इसको किस प्रकार का भ्रूण कोश कहते हैं? पॉलीगोनम टाइप का भ्रूण कोश कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देख लिया किसका? फीमेल गैमेटोफाइट के विकास का। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।